नौ दिन बर माटी के दुर्गा पुत्री अस संभर के हो, बैरी अमर हो गे दाई, बैरी जबर हो गे दाई, चरण पद पाई हो, झूले नजर नजर में दाई, झूले नजर नजर में वो। आपका जो बस्तर मोचो गाना था वो जिसका मिलियन व्यूज गए, किसने लिखा? ये तो है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम म्यूज़िक के साथ, क्योंकि जो सांस की डोर थी वो कहीं ना कहीं वो। आपका प्री वेड शूट के बारे में आपने नहीं बताया। वो एकदम मूवी जैसा एक सीन हो गया था। हम लोगों ने जिस तरह के गाने आप लोग आपकी एल्बम्स में चलते हैं स्पेसिफिकली चुने गए या कला जो होता है वो ईश्वर तक पहुंचने का भी एक माध्यम है। मुझे पसंद किया जाएगा ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन आपके बारे में एक शिकायत ये भी रहती है लोगों को कि आप यूज़ के पॉडकास्ट के आज के एपिसोड के मेहमान के बारे में हम इतना कहना चाहेंगे कि उनके ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। और जब माँ सरस्वती की बात हुई है तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम मुलाकात करने वाले हैं एक कलाकार से, छत्तीसगढ़ के मशहूर कलाकार जिनके गाए गाने 18 मिलियन व्यूज़ तक पा चुके हैं और इसी व्यू के साथ वो हर किसी के दिल में उतर भी चुके हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं छत्तीसगढ़ के मशहूर गायक कांति कार्तिक यादव जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम कांति और कार्तिक जी, ये दो नाम है या एक ही नाम है? वास्तविक रूप में देखें तो ये दो नाम हैं। कार्तिक जो नाम है वो मेरे पिताजी का नाम है। अच्छा। और मैं शुरू से चाहता था कि जब भी मेरा नाम, चाहे वो सोशल मीडिया के फील्ड में हो या संगीत के फील्ड में हो, जब भी फेमस हो तो पिताजी का नाम साथ में आए, इसलिए मैंने ये नाम चुना, कांति कार्तिक यादव। तो ये बाद में चूज किया या पहले से था? नहीं, पहले से नहीं था। पहले आपका नाम, आपका एक्चुअल नाम कांति? एक्चुअल नाम कांति है मेरा नाम। और जब आप फेमस हुए तो अपने पिताजी को साथ रखने के हिसाब से आपने कार्तिक रखा। आपके माता पिता दोनों शिक्षक रहे हैं, तो उस बैकग्राउंड से संगीत मतलब एकदम अपोजिट लगता है। तो ये आपका शौक बचपन से था या आप जब थोड़े बड़े हुए तब आप इस तरफ आपका झुकाव बना? वैसे तो शौक जो है बचपन से ही है, पर कहीं ना कहीं एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस रहा है शुरू से, क्योंकि टीचर पेरेंट्स दोनों हैं। जी जी, यस मैम। तो उस पर ज़्यादा फोकस था और शुरू से ही मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट ही रहा हूँ अपने एजुकेशन के समय में। जी। लगभग 12th में मेरा 96% है मैथमेटिक्स में। तो कहीं से भी एक ऐसा कोई लिंक नहीं था कि संगीत में आएंगे। जी मैम। बट कहना चाहिए कि जब आपकी किसी विषय में रुचि होती है तो वो स्वतः ही आपको खींचती है। तो यही मेरे साथ भी हुआ। और मैं कॉलेज में जब रहा तो एनएसएस मैंने ज्वाइन किया, और उस दौरान मैंने तो यही सोचा था कि एनएसएस में जब जाऊंगा तो फिर मुझे मंच मिलेगा, अच्छा है, डांस करेंगे, गीत गाएंगे। पर कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे फोकस्ड करती गई कि मैं किस दिशा में काम कर सकता हूँ, क्योंकि 2013 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला। जी। तो वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट बना मेरे लिए। जी। तो तब आपने सोचा कि संगीत की दुनिया में आना। तो कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ जब आपको क्लिक हुआ कि हाँ ये मतलब एक ऐसा फील्ड है जहाँ में, ठीक है पढ़ाई आपने अच्छी की, आप जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन इस फील्ड में भी जा सकते हैं? हाँ मैम, जब मैं नेशनल अवार्ड लेने के लिए राष्ट्रपति भवन गया तो उस दौरान एक रात भर तो हम उस दिन सो ही नहीं पाए। एक दिन पहले खुशी में हमारे और भी फ्रेंड्स थे जो अन्य राज्यों से थे। जी। तो हम रात भर प्रैक्टिस ही करते रहे कि हाँ कैसे जाएंगे, कैसे वो मोमेंट आएगा। लेकिन जब अवार्ड मैंने लिया उसके बाद जब मैं बैठा तो एक क्लिक किया ये चीज़ कि ठीक है मैं गाना तो गाता हूँ। अच्छा, तब तक आप गाना शुरू कर चुके थे? गाता रहा हूँ, शुरू से गा रहा हूँ मैं। पर ये था कि ऐसा नहीं था कि कभी इस फील्ड में आगे बढ़ जाएंगे। शौकिया था, जैसे एनुअल फंक्शन में होता है 15 अगस्त 26 जनवरी, ये मेरा भी रहा है। मतलब सभी मंचों पे मैं करता था, पर एक सिंगर के रूप में आगे मुझे पसंद किया जाएगा ये मुझे भी नहीं पता था। जैसे तो फिर वो आपका टर्निंग पॉइंट रहा और आपने सोचा कि इस फील्ड में भी आगे बढ़ना। उस दौरान हमने देखा कि एक समय ऐसा भी था छत्तीसगढ़ी के फील्ड में कि लोग अगर छत्तीसगढ़ी में बात करते थे तो उन्हें कहीं ना कहीं या तो गांव से जोड़ा जाता था, या उन्हें कहते थे कि ये गांव से ही है इसीलिए कर रहा है, इसलिए नहीं कि ये प्राउडली करना चाहता है। तो जो गर्व की जो बातें थी वो नहीं होता था। तो वहाँ से मुझे लगा कि शायद छत्तीसगढ़ी में बहुत कुछ और किया जा सकता है जिसमें लोगों को इसमें गर्व की भावना पैदा हो। और ख़ास करके कि जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है वो विकसित राज्य की श्रेणी में रहा है और लगातार विकास कर ही रहा है। तो मैंने यही सोचा और मेरे मित्रों ने भी यही सोचा कि चलो इस दिशा में काम करते हैं।
आपने मित्रों की बात की तो इसका मतलब आई थिंक आप लोगों ने 3 लोगों ने जी, yes, मिलकर ma'am. इस Co-creation की नींव हमने रखी को-क्रिएशन के थी। नाम से जी, शुरू ma'am. किया था। तो क्या है ये को-क्रिएशन? को-क्रिएशन में एक तो कांति कार्तिक, दूसरे ओपी देवांगन जी हैं और केदार यादव। तो हम तीनों मित्रों ने मिलके इसकी नींव रखी और एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें हमने गाना अपलोड किया और एकदम से तो हमें सफलता नहीं मिली, हमें भी लगभग 2 साल लगे। उसके बाद जब अचानक हम कहीं गए थे तो वहाँ वो गाना सुनाई देने लगा कान पे, तो वहाँ लगा कि ये गाना तो शायद मैंने गाया है। अच्छा, इतने आप गाने गा चुके थे कि आपको याद भी नहीं था कि आपने कौन सा गाना गाया है ऐसा? नहीं, वैसा नहीं है मैम। एक्चुअली वहाँ पे ये था कि अपलोड हमने कर दिया। उस टाइम यूट्यूब भी नया नया था, उतना ट्रेंड पे नहीं था यूट्यूब जो था। तो जब 2 साल बाद हमने उन गीतों को सुना तो लगा कि मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ या हमारी जो टीम है वो संगीत में अच्छा कर सकती है। लोग पसंद कर रहे हैं इसमें। हमने क्या कोशिश किया था कि एक सॉन्ग था जिसे हमने कवर सॉन्ग बनाया था। वो बहुत फेमस सॉन्ग रहा है जो कि आदरणीय दुकालू यादव जी का गीत है। वो गीत था हमारा कब हुई तो दर्शन मैया करके गीत था। अच्छा जी मैम। तो वो गीत हमने कवर सॉन्ग के रूप में बनाया था, एकॉस्टिक था, गिटार में एक प्रयोग किए थे हमने कि शायद छत्तीसगढ़ी में भी इसे पसंद किया जाएगा। तो वो एक प्रयोग एक सफल रहा। उसके बाद हम ओरिजिनल गीतों की तरफ आने लगे। ओरिजिनल मतलब आप खुद लिखने लगे और खुद कंपोज करने लगे। यस मैम। तो आपका जो जहाँ से आपने एक सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू किया, आई थिंक वो बस्तर मोचो गाना था, या कौन सा ऐसा गाना था जब आपको लगा कि अब आपके को लोग पहचानने लगे और आपको रिकग्निशन मिलने लगी है? वैसे तो जसगीत में एक गीत हमारा था कि झूले नजरे नजर मत दाई करके गीत है। अच्छा। वो गीत डिविजनल सॉन्ग है वो छत्तीसगढ़ी का, जिसे आदरणीय परमानंद कठुलिया जी ने लिखा है और वो गीत हमने एक एल्बम में लिखा है और इस गीत के माध्यम से भी बहुत एक अच्छी पहचान मिली। उस गीत को मैं सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। 9 दिन बर माटी के दुर्गा पुत्रियस संभर के हो, दुर्गा चरण पूजा पावत है भैंसा सूर मर के हो। बैरी अमर हो गे दाही, बैरी जाबर हो गे दाही, चरण पद पाई हो, झूले नजर नजर में दाई, झूले नजर नजर में वो। वाह वाह वाह। तो आप इतना सुरीला गाते हैं, आपने कोई विधिवत शिक्षा ली है संगीत की? नहीं मैम, विधिवत शिक्षा मैंने नहीं ली है। तो ये तो आपके ऊपर फिर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, ये कहा जाए। बिल्कुल, उनकी कृपा ही है जी। लेकिन अभी आप कुछ ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, या क्या करते हैं इतनी अपनी आवाज़ को इतना मधुर बनाए रखने के लिए और सुर में गाने के लिए? कोशिश तो यही रहती है कि गीतों को एकदम से रियाज का समय तो मुझे नहीं मिल पाता, जो कि ड्यूटी रहती है और भी जिम्मेदारियां हैं। तो पर यह है कि लगातार हम गीतों को गाते रहते हैं, लगातार हमारे एल्बम्स जो हैं हमारे क्रिएशन के माध्यम से लोगों को सुनने को मिलता है। तो मुझे यही लगता है, जैसा मैंने अब तक फील किया है, कि अभ्यास, वो जो लगातार अभ्यास है किसी गीत को परफेक्शन के साथ करने का, वो शायद मुझे इस दिशा में आगे बढ़ा रहा है। तो आपकी फेवरेट सिंगर या आइडियल सिंगर की अगर हम बात करें तो वो कौन है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब किसी का कोई आइडियल या रोल मॉडल होता है तो उसकी जो छाप है वो उसके भी परफॉर्मेंस पे आने लगती है। जी। तो आपके कोई ऐसे आइडियल सिंगर हैं? ऐसे तो हैं ही। एक तो किशोरदा हैं जो सबके हैं, आई थिंक सभी के हैं, और साथ ही साथ सोनू निगम जी भी मेरे फेवरेट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो छाप दिखती है। जी मैम। तो क्या तैयारी रहती है, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह के गाने आप लोग आपके एल्बम्स में चलते हैं या आपने जो चूज़ किए हैं वो डिवोशनल है, फोक संगीत है, तो ये स्पेसिफिकली चुने गए या इसकी तरफ झुकाव था या क्या रीज़न था? क्योंकि और भी तरह के गाने या और भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते थे, बट आपने यही क्यों चुना? इसके पीछे का रीज़न मैं वही कहना चाहूँगा कि एक तो हम गांव से बिलोंग करते हैं और उन कल्चर्स को हमने बहुत करीब से देखा है, एक तरह से जिया है। तो ये इन बातों को आप मेरे गीतों में भी समझ सकते हैं, जो मेरा एक जुड़ाव है। एक गीत है जो बहुत ज़्यादा रील में भी फेमस है, लोग बहुत सारे रील बनाते हैं, अपना प्यार देते हैं। कौन सा गाना? ये माटी माँ जन्म धरे हाँ, ये माटी मोर महतारी, धर्म करम मोर ये माटी माँ, ये माटी मोरे चिन्हारी, मथ नवा था ये माटी ला जावत हो बलिहारी, मथ नवा था ये माटी ला जावत हो बलिहारी, जय जय छत्तीसगढ़ महतारी, महतारी महतारी, ये माटी माँ जन्म धरे हों,
ये माटी मोर महतारी। वाह, बहुत खूब। लेकिन आपके बारे में एक शिकायत ये भी रहती है लोगों को कि आपको जब बुलाया जाता है तो आप प्रोग्राम्स में या कोई भी अगर कॉन्सर्ट रखना चाह रहे हैं या कोई प्रोग्राम हो रहा है तो आपकी उपस्थिति बहुत कम होती है। क्या कारण है? आपकी व्यस्तता है इसका कारण? हाँ मैम, कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो ये मेरे लिए एक दुविधा की स्थिति भी होती है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई आर्टिस्ट किसी मंच पे जाना ना चाहे। तो मैं तो इसके माध्यम से क्षमा भी चाहूँगा सबसे कि मैं नहीं पहुँच पाता, पर मैं क्योंकि वो मुझे पसंद करते हैं, मुझे उनका प्रेम मिलता है, दुलार मिलता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि चूँकि मैं इसमें सहयोग चाह रहा हूँ। मेरी जो रूटीन है उसमें 5 दिन मेरा जॉब का है, क्योंकि आप जॉब सरकारी काम जॉब में हैं, उसमें है, और साथ ही साथ केवल 2 दिन मिलते हैं। तो उसमें मुझे गीतों का सिलेक्शन भी करना है, उसी में मुझे उन गीतों की तैयारियां करनी है, उसमें ट्रैक बनने हैं, रिकॉर्डिंग्स होनी है। तो ये सारा जो क्रम है, साथ ही साथ संडे जो होता है वो उसमें हमें आगामी जो हमारे कार्य दिवस है उनकी तैयारियां करनी है। तो उसमें कहीं ना कहीं वो समय मुझे नहीं मिल पाता। आपका जो बस्तर मोचो गाना था वो एक तरीके से कहा जाए कि वो इतना फेमस हुआ, पहला जो बहुत जिसका मिलियन व्यूज़ गए और वो फेमस हुआ, उसको किसने लिखा? आपने लिखा या बस्तर की जो बारे में बताया गया है वो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ था, या बाकी के भी जो गीत हैं जो आप लिखते हैं आप लोग वो आप खुद लिखते हैं या किसी और से लिखवाते हैं? बहुत सारे जो गीत होते हैं थीम तो कहीं ना कहीं पहले सोचना ही पड़ता है कि इस दिशा में काम कर सकते हैं। तो इस दिशा में काम करने के लिए मैंने, हमारे एक मित्र हैं ओपी पांडे जी हैं जो कि बस्तर अंचल से बिलोंग करते हैं, तो उनको मैंने चर्चा किया, क्योंकि मैं देखता था कि जब राष्ट्रपति भवन में मैं 3 बार मैं राष्ट्रपति भवन गया हूँ और ये सौभाग्य मुझे मिला है, तो उस दौरान मैंने ये भी देखा कि जब भी छत्तीसगढ़ की बात होती है तो बस्तर अंचल के जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उन्हें प्रेजेंट तो किया जाता है, पर ऐसा कोई गीत नहीं था जिसमें वो उनका कल्चर झलके। तो इस दिशा में मैंने उनसे चर्चा की और ईश्वर की कृपा से एक अच्छा गीत बन निकला जिसे हमने बनाया को क्रिएशन के माध्यम से, और आप सबका प्रेम मिला उसे। जैसे आप को क्रिएशन की बात कर रहे हैं और जैसे आप लोग 3 दोस्तों ने मिलकर काम शुरू किया, अगर हम बॉलीवुड में भी बात करें तो इस तरह की कई जोड़ियां रही हैं, चाहे संगीतकार और गीतकार और कहानीकार सब मिलकर। लेकिन कुछ जोड़ियां तो अभी तक चल रही हैं, लेकिन कुछ जोड़ियां अब नहीं हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप जो तीनों की दोस्ती है वो क्या चीज़ ऐसी है जो आप तीनों को बांध कर रखती है? क्या खासियत है आपकी दोस्ती की? मैं तो यही कहूँगा, संगीत तो है ही, संगीत तो है ही, और मेरे हिसाब से तो संगीत ही है। क्योंकि होता ये है कि जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जीवन में बिजी होते जाते हैं, व्यस्त होते जाते हैं, तो संगीत है जो हमें जोड़े रखती है। संगीत के चलते हम एक दूसरे से मिलते हैं, डिस्कशन होता है, तैयारियां होती हैं, और कोई प्रतिस्पर्धा एक दूसरे के बीच में नहीं होती। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा सबका कार्य अलग अलग है। मैं सिंगिंग का मेरा कार्य है, तो सिंगिंग का मैं देखता हूँ, सिलेक्शन का काम मैं करता हूँ कि गीतों का सिलेक्शन, लिरिक्स कौन से रहेंगे, क्या रहेंगे, और संगीत का जो काम है वो देवांगन जी देखते हैं, सोशल मीडिया का जो कार्य है वो केदार यादव जी देखते हैं। तो ये सबका काम बटा हुआ है, तो समन्वय अच्छे से बना हुआ है। जी। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कांति जी कि आप 5 दिन नौकरी करते हैं, फिर 2 दिन आप अपना संगीत को पूरा समय देते हैं, तो परिवार को आप समय कब देते हैं? जबकि हमने ये सुना है कि आपकी लव मैरिज हुई है और बहुत ज़्यादा कुछ एक आपका प्री वेड शूट जो हुआ था वो काफ़ी चर्चा में भी रहा था, तो ये क्यों चर्चा में रहा? ऐसा क्या शूट हुआ था? अच्छा इसमें मैं ये कहूँगा कि एक्चुअली जब हम कॉलेज में थे तो बीएससी में सृष्टि महोबिया जी हैं, उनसे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही है। तो जब हम आगे बढ़ते गए तो कहीं ना कहीं लगा कि एक कलाकार ही अपनी पत्नी को जी करके संबोधित कर सकता है। थैंक यू। तो वैसे तो उस दौरान मुझे लगा कि नहीं, अब हम फ्रेंड्स से आगे बढ़कर एज अ पार्टनर भी आगे जीवन में समय एक दूसरे को दे सकते हैं। तो वहाँ हमने यह निर्णय लिया और ये बातें हमने अपने परिवार के बीच रखी, जिसमें सबका हमें आशीर्वाद भी मिला। और मैं इस मैनेजमेंट के पीछे मैं सारा श्रेय सृष्टि महोबिया जी को ही देना चाहूँगा, क्योंकि वो सारा चीज़ मैनेज करती हैं। और मुझे जैसे आज भी मैं आया हूँ तो वो घर वो मैनेज कर रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल वो हाउसवाइफ हैं, वो स्वयं जॉब में भी हैं, ड्यूटी है उनकी, डी ऑफिस में। तो कठिन तो होता है, पर चूंकि एक जज्बा है और उनका साथ है जो मुझे चाहिए था, तो वो मुझे आगे बढ़ा रही है। तो आगे बढ़ा। आपका प्री वेड शूट के बारे में आपने नहीं बताया कि वो काफ़ी चर्चा में रहा था। हाँ, ऐसा क्यों, जबकि ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। उसमें ये होता है कि कॉलेज लाइफ का भी आप जानते ही हैं कि ऐसे तो बहुत से कपल बनते हैं, बिछड़ते हैं, पर होता ये है कि बहुत कम लोग होते हैं जो उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं जिसमें एज अ पार्टनर वो आगे बढ़ें। तो फ्रेंड सर्कल में शायद
उन्हें या तो विश्वास नहीं था कि ये होगा, और कहीं ना कहीं सृष्टि का जो इमेज रहा है वो सिंपल सी एक लड़की है, मतलब सोच ही नहीं सकते कि हाँ ये भी आगे जाके लव मैरिज करेंगी। अच्छा। तो ये चीज़ें शायद लोगों को हिंट किया कहना चाहिए, या फिर उनको आकर्षित अलग किया, लगा, अलग, हाँ। हाँ ये अलग सा लगा उनको। और साथ में वेस्टर्न तरीके से था जो हमारा प्री वेडिंग शूट था, तो वो चीज़ें थोड़ी यूनिक सी हो गई। मतलब वो छत्तीसगढ़, जैसे आपने पहले भी कहा ना कि छत्तीसगढ़ के बारे में ये इमेज है कि गांव बस, हाँ, तो आपका प्री वेड जो था एकदम वेस्टर्न पैटर्न पे था, तो इसलिए थोड़ा सा वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया। शिव जी की बात आपने कही है, तो आपका जो बहुत ही फेमस गाना है जिसको सुनकर सोचकर ही इतना अच्छा लग रहा है और सुन करके तो बहुत ही अच्छा लगता है, सांस डोरी सांस की, तो वो आप उसकी क्या कहानी है? आई थिंक हमने सुना है कि उसके पीछे भी एक कहानी जी है। मैम, कहानी है। तो क्या कहानी है उसके पीछे? ये जो स्टोरी है उसमें ये भी मैं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि कोविड के समय का जो हमने सबने जो समय देखा है, बहुत बुरा समय देखा। तो उस दौरान तो ये भी था कि मैं सृष्टि के साथ उनके नाना जी हैं, मामा जी हैं, उनकी भी डेथ हुई है इसमें। तो उस दौरान एक समय ऐसा भी था कि कोई भी पैसे से भी तैयार नहीं था, चाहे वो कोई ड्राइवर हो, कुछ भी हो, वो तैयार ही नहीं हो रहा था कि वहाँ जाना है। तो मैं उस दौरान भी मम्मी से मैंने परमिशन ली, मम्मी ने मुझे कहा कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए। तो वहाँ मैं गया था, फिर वहाँ सबके मोबाइल के कैमरे ऑन थे, तो वो एकदम मूवी जैसा एक सीन हो गया था। क्योंकि कोविड का चेकअप सभी करते थे, चेक करते थे कोविड को, किसी को कोविड तो नहीं है, कोई भी अलग से एंट्री करता था, उनकी जांच होती थी। वो कोई दूसरे स्टेट में थे? स्टेट दूसरा नहीं था मैम, एक्चुअली वो राजनांदगांव से खैरागढ़ है। अच्छा। वहाँ मैं गया था, और बहुत कठिन समय था कहीं वो, क्योंकि ज़रूरी नहीं था कि कब किसको वो कोविड हो रहा था, कोई नहीं जान रहा था। तो वो भी एक परीक्षा का समय था। तो उस दौरान मुझे ये पंक्तियाँ आई ईश्वर की कृपा से कि डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, क्योंकि जो सांस की जो डोर थी वो कहीं ना कहीं वो ईश्वर से ही जुड़ा हुआ था। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन जिएगा कौन जाएगा। तो वहाँ से लाइनें बनी कि डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, जीव शिव है शिव जीव है। जीव शिव इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति ही थे जो सहायता कर रहे थे, वो व्यक्ति ही था जो जा रहा था। तो वहाँ से जीव शिव है शिव जीव है, पच रतन के चोला है, 5 तत्वों का ये शरीर है, जाना तोला मोला है। तो ये लाइनें वहाँ से बनी थी। ये प्लीज़ आप सुनाएं हमें। जरूर मैम। बिन तोरी इच्छा सरी जगत मानई हाल डारा पाना, मंद मंद पुरवाही डोले जीव जति पाए दाना। कन कन मानस नस माँ भोला, तोर पर छोहा समाए हैं, तोर कृपाले धरा धाम माँ जीव आए औ जाए है। आदि अंत के नहीं है चिन्हारी, सगरो भगत बर तोर दुआरी, शिव के लगन के ये डोलाए, जाना तोला मोला है। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, जीव शिव है शिव जीव है, शिव जीव है जीव शिव है, पच रतन के चोलाए, जान तोला मोला है। आप जैसे आपने कहा कि आप सरकारी नौकरी में भी हैं, तो क्या आपको आपके ऑफिस में भी सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलता है? वहाँ पर भी आपसे कहते हैं जब लंच वंच होता है तो क्या आप एक आध गाना सुना दीजिए, आज हमारा मूड ठीक नहीं है, थोड़ा कुछ गाना सुना दीजिए? जी मैम, डिमांड्स तो वो करते हैं। बाकी ये ज़रूर है कि हाँ, यहाँ पे मैं खास करके यूथ के लिए कहना चाहूँगा कि हमें अपनी छवियों को स्विच ऑफ स्विच ऑन करना पड़ता है, समय देखकर जगह देखकर। तो वो मैं कभी भी ये बातें कभी भी नहीं आती ऑफिस में या स्कूल में कि हाँ मैं कांति कार्तिक हूँ या मुझे आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। जब ये आप सारी जिस चीज़ें नहीं होती। जगह हैं उस रोल में हैं आप। हाँ मैम, वो मैं लगातार ही उस चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ। एक दृष्टा भाव जो कहते हैं ना जीवन में, वो मेरे मन में रहता है कि साक्षी भाव, यस मैम। तो उसके कारण मुझे कोई दिक्कत नहीं आती और मैं जेन्युइन रहता हूँ। जो है जो मुझे सही लगता है, जो मैं बातें नॉर्मली सबसे करता हूँ वही बातें होती हैं। कहीं पे भी वो कांति कार्तिक वाली छवि नहीं रहती। आप आने वाले जो छत्तीसगढ़ में जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि आप पर तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, लेकिन हर बच्चे पर शुरू से नहीं हो सकता। एक रियाज और एक किसी भी चीज़ की विधिवत शिक्षा की ज़रूरत आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारी करें? वो रुचि के संबंध में मैं यही कहूँगा कि
ऐसा कोई कार्य है जिसमें आपको सोचना ही नहीं पड़ता ना, वो बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको किस में इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट आपके कामों में दिखने लगता है, आपके कार्यों में दिखता है। तो पेरेंट्स को तो मैं यही कहूँगा, साथ में पेरेंट्स को भी कहूँगा कि जिस दिशा में उनकी प्रतिभा है उस दिशा में उन्हें ज़रूर तराशने का प्रयास करें। और साथ ही साथ चूँकि कला जो होता है वो ईश्वर तक पहुंचने का भी एक माध्यम है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इसे एकदम कमर्शियल रूप में ना देखें। जैसे मैंने अपना एक बेस तैयार रखा है, जो जॉब है मेरी, जिस चलते जो एक कहता था ना कि केवल खाने पीने या घूमने के लिए तो नहीं है जॉब, तो मैंने एक सेट कर दिया कि हाँ वो मेरे लिए सही रहेगा, वो मंथ आया, सैलरी आई, तो इसके अलावा मैं क्या करूँगा। तो वो मेरी रुचि जो थी संगीत था, वो उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। तो ये शायद यही रीज़न है आपका कि आप संगीत में इतनी आपकी पॉपुलैरिटी भी है, आपको इतना पसंद भी है, लेकिन फिर भी आप फुल फ्लेजेड इस फील्ड में नहीं आए जी। आप अपने जॉब को, ऑल्दो आपकी जॉब के कारण आप जितना समय देना चाहिए उतना दे नहीं पा रहे, फिर भी तो क्या आगे भी यही आपका प्लान है कि आप अपनी नौकरी को नहीं छोड़कर फुल फ्लेजेड इस फील्ड में नहीं जंप करने वाले हैं? हाँ मैम, क्योंकि घर पे भी शुरू से हिदायत रही है कि आप जॉब को कभी भी आप नहीं छोड़ना। आगे के भले भविष्य में देखेंगे उन चीज़ों को, लेकिन फिलहाल तो अभी आप ये जॉब नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सबका प्रेम जो है मिल ही रहा है। पहले के समय में यह था कि कहीं ना कहीं उन मंचों पे जाना पड़ता था, आपको लाइव उन जगहों पे दिखनी पड़ती थी, तो वो एक कठिन भी था, कहना चाहिए चीज़ें कठिन भी थी पहले के समय में, वो चीज़ें कठिन भी थी। अब तो हमें सोशल मीडिया का उपहार मिला है, जिसमें हम यहाँ गीत अपलोड करते हैं और वो अमेरिका में भी सुना जा सकता है। तो मेरे लिए तो एक परफेक्ट चीज़ रहा है। और चूँकि मैं चाहता हूँ कि मेरे कंटेंट आते रहें, क्योंकि बहुत अभी इस क्षेत्र में बहुत काम करना बचा है, छत्तीसगढ़ी में उस फोक संगीत में काम करना बचा है। तो जैसे कि अभी जैसे मैं हल्बी पे काम कर रहा हूँ, हल्बी गीत पे, जिसमें आपने बस्तर मोचो की चर्चा की थी। तो हल्बी है, गोंडी है, इसके अलावा और भी हमारी जो जनजातीय बोलियाँ हैं, भाषाएं हैं, वो हैं। साथ ही साथ जो हमारे कल्चर के जो गीत हैं, बहुत से गीत बन पाए हैं और बहुत से गीत और भी हैं जिन्हें हमें बनाना चाहिए। तो काम तो बहुत है। कैसी छवि आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक थॉट प्रोसेस है जो आप संगीत बना रहे हैं, आपके लिए सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करना नहीं है, आप एक छत्तीसगढ़ को, एक जो एक्चुअल छत्तीसगढ़ है वो आप उसको दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो कैसी छवि आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, या एक्चुअल आपके नज़र में छत्तीसगढ़ क्या है? जी मैम, जो हमारे जितने गीत हैं उनमें तो आप समझ ही सकते हैं कि उसमें हम अपने कल्चर को दर्शाते हैं, उसमें हम अपने तीज त्योहारों को दर्शाते हैं, तो वो चीज़ें तो हैं ही। और साथ ही साथ चूँकि अभी ये जो हमारी जो बोली है वो भाषा के रूप में तैयार हो रही है, तो आगे जाकर जब ये भाषा के रूप में स्थापित हो जाएगी, जब इन्हें स्थान मिल जाएगा, तो जैसे कि हम अन्य भाषाओं में देखते हैं उनका एक समृद्ध कल्चर है, तो इसी दिशा में मैं चाहूँगा कि हमारे गीत का निर्माण हो। और क्योंकि अभी डिजिटल ज़माना है, तो सॉन्ग्स भी वैसा ही चाहिए, एकॉस्टिक चाहिए और प्लस रियलिस्टिक चाहिए उन गानों को। तो बनाने के लिए बहुत कुछ है जिस दिशा में हम काम करेंगे। तो आप जैसे जॉब में हैं और आप अपने गाने भी बनाते हो, जैसे आपने कहा कि गानों को रिकॉर्ड करने के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं, इंस्ट्रूमेंट, स्टूडियोज़ की ज़रूरत होती है, तो आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में ये सारी सुविधाएं पर्याप्त हैं, या आप को एक्स्ट्रा कितना खर्चा करना पड़ता है कि आपकी सैलरी, आपको घर भी चलाना है और अपने काम पर भी लगाना है, तो क्या ये इस तरह उसमें कोई दिक्कत आती है? इस दिशा में हमारा जो चैनल है वो इस दिशा में बहुत हमें हेल्पफुल है, क्योंकि आप अर्न करने लगे हैं। जी बिल्कुल, अर्न करने लगे हैं उसमें। तो हमारा एक सामंजस्य है, जैसे कि ओपी देवांगन जी के नाम से हमारा चैनल है, तो वो मैनेजमेंट वो देखते हैं उन चीज़ों का, और जो भी अर्निंग होती है उसी से हम उसी में लगा देते हैं। हम उसी में लगा देते हैं। जैसे स्टूडियो हमारा रेडी हो चुका है, पहले वोकल करने के लिए रायपुर आना पड़ता था, तो अब हम घर पे ही करते हैं। और ये तो है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम म्यूज़िक के साथ में, जो ज़रूरत होता है उन चीज़ों को हम बिल्कुल उसमें इंक्लूड करते हैं, और जिसके कारण शायद हमारे जो श्रोता हैं वो पसंद करते हैं। बस्तर मोचे के संबंध में मैं यही कहूँगा कि ऐसे तो हल्बी मुझे पूरी तरीके से नहीं आती है, पर चूँकि संगीत है, संगीत में भाषाओं, संगीत की कोई भाषा नहीं होती है, तो वो मैं सुनाना चाहता हूँ। ले ले बेले साए सखिया दाए के निकले बेले साए, ले ले बेले साए सखिया दाए के निकले बेले साए, गाड़ी चले बर कुन्नाड़ गुंजर भैंसा चले बर मुंडे, गाड़ी चले बर कुन्नाड़ गुंजर भैंसा चले बर मुंडे, ढंग सिया चोखोक सिपानी सिक 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 मुंडे आए दाए के निकले बेले साए, अली बला रे दौना अली बला रे,
झाली अन्ना झाली परा अली बला रे, गुलाय बाटे जतर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी, गुलाय बाटे जतर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी, खल 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 बहती जाए आया इंद्रावती, काय सुंदर बहती जाए आया इंद्रावती, ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी, ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी। बहुत खूब। छत्तीसगढ़ी गानों में या जो संगीत है उसमें एक और बड़ी खूबसूरती है कि बहुत सरलता है इसमें। तो ये जो सरलता और जो सौम्यता है और जो मधुरता है, आपको किसी आप इंस्पायर होते हैं कोई पुराने जो गीतकार या संगीतकार छत्तीसगढ़ में रहे हो? आपने बॉलीवुड के तो बताए ज़रूर जी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे कलाकार हैं जिनसे आप प्रेरित हुए हों अपने बचपन में या अभी भी प्रेरित होते हो? हाँ मैम, हमने एक कवर सॉन्ग में भी हमने छैया भूया का एक गीत बनाया था, और जो कि जन कवि आदरणीय लक्ष्मण मस्तूरिया जी द्वारा लिखा हुआ गीत है। उनके व्यक्तित्व में शुरू से ही प्रभावित रहा हूँ। उनका जो व्यक्तित्व रहा है वो मुझे इंस्पायर करता रहा है, क्योंकि वो जो जुनून था छत्तीसगढ़ी के लिए करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा चिंगारी भी मुझ में रहे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो उसके संबंध में हमने जो गीत बनाया था, रीमेक किया था उसको, कवर सॉन्ग था वो, तो वो मैं सुना के उनको एक श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जी। पंछी उड़ाते आगास करते बिरछा माबास, पंछी उड़ाते आगास करते बिरछा माबास, धरती माए बिना दाना पानी पाबे कहाँ रे, तैं थीरा बे कहाँ रे, छैया भुइया ला छोड़ जवैया तैं थीरा बे कहाँ रे, छैया भुइया ला छोड़ जवैया तैं थीरा बे कहाँ रे। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? आपने इतने सारे गाने गाए हैं लेकिन आपका फेवरेट गाना क्या है, कौन सा है? मेरा फेवरेट सॉन्ग, ऐसे तो जितने गीतों को मैंने गाया है वो मेरे फेवरेट ही हैं। तो अभी चूँकि नवरात्रि का भी समय आने वाला है, माता विराजमान होंगी हमारे इस धराधाम में, तो एक गीत है जो रील में भी बहुत ट्रेंड करता है, कौने तोरे अंगना बटोरे बूढ़ी माई। अच्छा। इसमें जो फोक की जो सरलता है वो हमें इसमें भी देखने को मिलती है। जैसा आपने कहा कि सरल भाषा शैली होती है, तो वही फोक है जो हार्ट टू हार्ट लोगों को टच करता है। जी मैम। कौने तोरे अंगना बटोरे बूढ़ी माइयो, कौन भरे हो जल पानी हो माँ, हो मैया कौन भरे हो जल पानी हो माँ, पवन तोरे अंगना बटोरे बूढ़ी माइयो, मेघ राजा भरे हो जल पान हो माँ, हो मैया मेघ राजा भरे हो जल पान हो माँ। बहुत खूब। अब चलते चलते आप हमारे जो नए एस्पायरिंग सिंगर्स हैं जो बनना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए कोई 3 टिप्स दें आप कि इन 3 टिप्स पर काम करके वो एक बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल। मैं तो ये सबसे पहला तो अभ्यास है, बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं होता। और साथ ही साथ मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ विकासशील है, हमारा छत्तीसगढ़ अभी हालांकि 24 साल का युवा है पर अभी बहुत कुछ काम करना बचा है। तो शब्दों गीतों का चयन भी वो ऐसा करें जिससे हमारा कल्चर झलके, और साथ ही साथ जब वो ऐसे बड़े मंचों पे चले तो उन्हें खुद भी प्राउड हो, हमको भी प्राउड हो, तो ऐसा वो चयन रखें। और तीसरा मैं यही कहूँगा कि सफलताओं को कभी भी अपने मस्तिष्क पर ना लेके आएँ, क्योंकि सफलता जो है एक पड़ाव है, वो जीवन का एक पड़ाव है, उसमें असफलता भी रहती है, सफलता भी रहता है, तो उसे आप हावी ना होने दें, अपना काम लगातार करें और असफलता से घबराएं भी ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, और आगे बढ़ते आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कांति जी, आप आए हमारे प्रोग्राम में, इतने अच्छे गीत आपने सुनाए हमें और इस पूरे माहौल को आपने एकदम संगीतमय कर दिया।
धन्यवाद बहुत मैम। बहुत धन्यवाद आपका। और आज एक बात तो आपसे बात करके ये समझ में आई कि आपके जो गानों में रूहानियत है वो कहाँ से आती है, क्योंकि आप इतने सरल आपका व्यक्तित्व है, Thank you, तो ये रूहानियत अपने आप आती है। और हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि आपको थोड़ी छुट्टी, एक्स्ट्रा छुट्टी दिया करें, ताकि आप अपने पसंद के काम और ज़्यादा तरीके से कर पाएँ। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मैम आपको भी। आज के इस एपिसोड से एक चीज़ तो समझिए कि इंसान को या किसी भी कलाकार को कुछ करना है तो उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ आदर और समर्पण का भावना भी होना बहुत ज़रूरी है। अगले एपिसोड में फिर किसी एक शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।